को हम शुरू करते हैं। तो बात करेंगे आज इन्फॉर्म्ड कंसेंट और रिसर्च इन रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल्स के हवाले से। प्लीज़ आप मुझे कहीं पे भी रोक सकते हैं, जहाँ पे भी आपको फील हो कि देयर इज़ एनी क्वेश्चन, तो प्लीज़ फील फ्री टू डू दैट। ठीक है जी। यहाँ मेरा ईमेल भी है, बाद में भी है, और ये एक मैं अलॉन्ग विद माय फुल टाइम जॉब मैं ऑर्गेनाइजेशन भी चलाता हूँ एक्सेलरा के नाम से, जिसकी एक वेबसाइट मैंने यहाँ पे दी है। अब मैं शुरू यहाँ से करता हूँ क्विकली आप लोगों से। आपके ख्याल में मैं आप लोगों से कोशिश करूंगा कि इंटरेक्टिव हो, हम मिलजुल के डिस्कशन करें। तो इन्फॉर्म कंसेंट होती क्या, आप में से कोई कोई बताना चाहेगा? एनीवन? व्हाट इज इन्फॉर्म कंसेंट? इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट जो मेरे नज़दीक इसका जो है, जैसे आप डिफाइन करते हैं, वो ये है कि जो भी प्रोसीजर आप करना चाह रहे हैं पेशेंट के साथ, आप उसके लिए उससे परमिशन लें, उसको कंप्लीट बताएं और उसे उसका इजाज़तनामा लें उस चीज़ बिल्कुल को ठीक। शुरू करने से पहले। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली जी। एनी एडिशंस टू दैट? उसमें हम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सारे प्रोज एंड कॉन्स, मतलब क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने प्रोसीजर में करनी है, क्या क्या जो है एडवर्स इफेक्ट्स साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो भी हम बताएंगे। एंड हम थोड़ा ये भी गाइड करेंगे कि व्हाट वी विल डू इन केस ऑफ एनी साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट। ये सारी चीज़ें हम उसको गाइड करेंगे, और फिर उसके बाद बिल्कुल सही, यही बात मैंने बतानी थी, आप लोगों ने बताई। और कोई ऐड करना चाहता है इसमें? जैसे अभी और कोई पार्टिसिपेंट? जी बिल्कुल, आप लोगों ने सही कहा कि हमें डिटेल जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है मेडिकल एथिक्स में, हम जब पेशेंट्स या हमारे जो रिसर्च के या क्लिनिकल ट्रायल के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बताएंगे इन्फॉर्म तरीके से, तो दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्म कॉन्सेंट। एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, इट इज often held to have a responsibility to ensure that the consent that a patient gives is informed. An informed consent can apply to a healthcare intervention on a person conducted some form of research or a person, or for disclosing a person information. Same बात है, मतलब मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। वही बात कि आपने किसी पेशेंट को इन्फॉर्म किया, प्रॉपर तरीके से उसको इन्फॉर्मेशन दी रिसर्च के और क्लिनिकल ट्रायल के हवाले से, और विदाउट एनी क्वेश्चन हुई, यानी कि उनकी फ्री विल के साथ हुई, दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्म कॉन्सेंट। अभी हम इसके ऊपर वापस भी आएंगे, बहुत सी दोबारा से इस पे हम डेफिनेशंस पे भी आएंगे, लेकिन आई जस्ट वांट टू मूव ऑन टू अदर थिंग्स। सो एज अ रिसर्चर या क्लिनिशियन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं किसी भी रिसर्च के हवाले से? कि each team member should understand their role. Our ethical responsibility is to protect the participant as a researcher, as a team lead, as a participant, as a person who is actually conducting the research. हमारी responsibility है कि हम participant की protection जो है उसको ensure करें, get complete information on how to recruit and interact with participant, study procedures and maintain effective communication. हम इसमें भी तफसील से बात करेंगे कि कब कब हमें कम्युनिकेशन करनी है, कैसे हमें इन चीज़ों को इंश्योर करना है। लेकिन एज ए क्लिनिशियन, एज एन रिसर्चर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हमने अपने पेशेंट को या स्टडी का, क्लिनिकल ट्रायल का जो पार्टिसिपेंट है उसकी हमने सेफ्टी को इंश्योर करना है। ठीक है। मैं अब थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेता हूं कि आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकली मैं एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन में या हिस्टोरिकल स्टडीज में लेके जाऊंगा, जहां पे हम वी विल टॉक अबाउट इन्फॉर्म्ड कंसेंट की इम्पोर्टेंस। कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है वो कब उसके बारे में बात होना शुरू हुई और उसकी इम्पोर्टेंस जो है हमारे रिसर्च एथिक्स में, क्लिनिकल एथिक्स में क्या है। ये एक टेबल आपको नजर आएगा, इसमें आप फेमिलियर होंगे मोस्ट लाइकली इनके हवाले से। मैं आप लोगों से पूछ भी लेता हूं, लेकिन मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताते जाऊंगा। इसको फिर मैं रिलेवेंट तरीके से इन्फॉर्म कॉन्सेंट से रिलेट करूंगा। न्यूरमबर्ग कोड के बारे में किसी ने सुना है आप में से? नो। नहीं, चलें इस पे हम बात करेंगे डेफिनेटली। और उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे नजर आ रहा होगा ये डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी जो 1964 में हुआ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल ट्रायल जो कि टस्कीजी सिफिलिस का स्टडी हुई थी, जो कि 40 साल तक चली, और जिसने रिसर्च पूरी दुनिया में क्लिनिकल ट्रायल और क्लिनिकल रिसर्च जो है उसको शेप अप किया।
उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। और फिर नेशनल रिसर्च एक्ट बना 1974 में। ये वो एक्ट था जहाँ पे फॉर्मल रिकॉग्नाइज किया गया कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है विच शुड बी मैंडेटरी फॉर एवरी रिसर्च, राइट। सो ये तकरीबन इसके बारे में। और डिक्लेरेशन ऑफ हेलिसिंकी जो है इसको इसके हवाले, बल्कि नेशनल रिसर्च के बारे में आगे चल के बताता हूँ आपको थोड़ा सा। तो न्यूरमबर्ग कोड जो था 1948, उसके बारे में मैंने, अच्छा इसमें थोड़ी सी आपको डिटेल नजर आएंगी। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में उसकी रीडिंग नहीं करूंगा स्लाइड्स की। वो इसीलिए यहाँ पे कंटेंट लिखा है कि जब मैं स्लाइड शेयर करूंगा आपसे पीडीएफ कॉपी में, तो आप लोगों के पास रीडिंग के लिए मटेरियल आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये बेसिकली फर्स्ट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट था दैट एडवोकेटेड फॉर वॉलंटरी पार्टिसिपेशन इन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जिसमें एक्चुअली बताया गया कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी कोई चीज़ होती है। वो किस तरह इसके बारे में बात हुई, हाउ कम दिस कोड वाज डेवलप्ड, how come this documentation was developed, based on the fact के जर्मनी में एक जो जर्मनी में बहुत से ज़्यादा उनके 23 फिजिशियंस को जो है वायलेशन ऑफ एथिकल राइट्स के हवाले से एक अमेरिकन ट्रिब्यूनल में केस चला 1946 में, जिसके हवाले से ये बताया गया कि बहुत ज़्यादा हार्म हुआ था उन पार्टिसिपेंट्स को, और दैट वाज अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स। और मोस्ट जो सब्जेक्ट्स थे दे डाइड और दे वर क्रिपल्ड फॉर देयर लाइफ, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट न्यूरमबर्ग जो कोड था उसकी वो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई, उसके ऊपर एथिसिस्ट ने बैठ के बात की, और देन दी रिपोर्ट जो जिसका मेन फाइंडिंग थी वो ये थी, वॉलंटरी कंसेंट ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट is absolutely essential. So that is the first time actually दो informed consent जो है उसको कहा गया कि it should be essential for every study that we do, ठीक है जी। और उसके बैकग्राउंड में और बहुत सी और वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुई जेल्स के अंदर, जो स्टडीज की गई आप लोग शायद पढ़ चुके हो, फेमिलियर हो उनके बारे में, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके आफ्टर मैथ में वर्ल्ड वॉर के बाद एथिसिस्ट केम अप विद न्यूरमबर्ग कोड व्हिच वाज द फर्स्ट टाइम इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर एक्चुअली एड्रेस्ड। अब तक का कोई क्वेश्चन या आगे बढ़ूं? नो क्वेश्चन सर जी। फिर उसके बाद जो माइलस्टोन एक और है वो डिक्लेरेशन ऑफ हेलिसिंकी है, जो कि हेलिसिंकी कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस 1964 में हुई। उसके अंदर बहुत ज़्यादा एथिकल इश्यूज के हवाले से बात हुई, लेकिन इन्फॉर्म कंसेंट जो था उसमें वो एक बड़ा की हैसियत रखता था। उसमें ये बताया गया कि इंडिपेंडेंट एथिकल रिव्यू कमेटीज होनी चाहिए, उसको एडवोकेट किया गया, और बहुत ज़्यादा एडवोकेट किया गया कि इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स के लिए नेसेसरी होनी चाहिए, और जिन स्टडीज में इन्फॉर्म कंसेंट्स का वो नहीं कंसीडर किया जाता, इन्हें रिव्यू बोर्ड जो है उसको अप्रूव मत करें। तो बेसिकली इसकी समरी ये बता रहा हूँ आपको। तो ये सेकंड एक उसका बड़ा मतलब कंपोनेंट या माइलस्टोन कहा जाता है। अच्छा, जो टस्कीजी सिफिलिस की स्टडी है ये 40 ईयर्स से चलती रही, ठीक है। अब यूएस के अंदर मुख्तलिफ दौर में ये 600 के करीब इसमें पार्टिसिपेंट रहे सिफिलिस के ऊपर। ये लोग स्टडी कर रहे थे, जिसमें 400 जो पार्टिसिपेंट थे इसके उनको सिफिलिस थी, और 200 उसमें ऐसे पार्टिसिपेंट थे जो कि सिफिलिस फ्री थे। तो उसका खैर वो डिटेल्स हैं कि कौन प्लेसिबो में था कौन नहीं था, वो उन्होंने उसके मुख्तलिफ सेगमेंट बनाए, कुछ को ट्रीटमेंट दी कुछ को ट्रीटमेंट नहीं दी। तो एक्सचेंज में वो उनको, चूंकि उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी और वो लो इनकम ग्रुप से लोग थे, तो उनको इंसेंटिव ये दिया गया कि आपको आपके बाकी मेडिकल जो है वो कवर किया जाएगा, एग्जामिनेशंस वगैरह की कॉस्ट नहीं होगी, तो दे वुड पार्टिसिपेट इन इट। अच्छा, अब उसमें इन्फॉर्म कंसेंट का जो सबसे बड़ा इशू आया कि उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। इन्फॉर्म कंसेंट के बगैर उन लोगों को जो है वो स्टडीज में इस स्टडी में एंगेज किया गया, और इवन उसी टाइम में पेंसिलिन जो थी वो भी बन गई, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी पूरे हो गए, और लोगों ने पीपल स्टार्टेड यूजिंग देम। बट इसको सिफिलिस का क्योर भी बताया गया, लेकिन उसको रिसर्च का जो ग्रुप था दे डिड नॉट इन्फॉर्म द पार्टिसिपेंट। उसमें भी बहुत से लोग फौत हुए।
मतलब वो दे डाइड एंड मैनी क्रिपल्ड। तो इसके हवाले से फिर ये एक बहुत बड़ा जिसको स्टॉप कर दिया गया 1973 में। तो अमेजिंग चीज़ आप देखें कि ये कितना बड़ा डिलेमा है कि दिस प्रोजेक्ट स्टडी वाज रन फॉर 40 years एंड मैनी पीपल वर हार्म्ड। तो उसी के बाद जो यूएस इस तमाम फियास्को के बाद एक नेशनल रिसर्च एक्ट जो था वो वजूद में आया। बेलमोंट में एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसको ख़ास तौर पे जो टस्कीजी सिफिलिस स्टडी थी उसके हवाले से बात हुई, और बेलमोंट रिपोर्ट जो है वो फोकस करती है इन्फॉर्म्ड कंसेंट के हवाले से, और उसमें इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स को भी काउंटेबल किया गया कि वो लोग लाजमी उस स्टडीज़ को अप्रूव करें जिसमें कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है उसको इंश्योर किया जाए। तो ये की माइलस्टोन्स रहे तकरीबन वर्ल्ड वॉर सेकंड से लेके मिड 17 तक, जिन्होंने शेप अप किया एथिकल क्लिनिकल एथिक्स को, रिसर्च एथिक्स को, क्लिनिकल ट्रायल्स को, और ख़ास तौर पे हम इस वक्त इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात करें। अच्छा, अब मैं बेलमोंट रिपोर्ट के अंदर बात करता हूँ कि बेलमोंट रिपोर्ट जो है वो इससे पहले कि मैं इसमें जाऊँ और बात करूँ कोर एथिकल प्रिंसिपल्स की, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए काइंडली, वरना फिर मैं मूव ऑन करूँ। तो हिस्ट्री से हम आए बाहर, अब हम फिर भी हिस्ट्री में ही हैं उसकी, कि ये जो कोर एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, मेरी कोशिश है, आई एम ट्राइंग कि मैं इन्फॉर्म कंसेंट पे बात करूं, लेकिन चूंकि सारे एथिकल इश्यूज इंटरलिंक्ड हैं तो मुझे उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि बेसिकली कोर एथिकल प्रिंसिपल्स हैं कौन कौन से। आप में से किसी ने कोर एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा है पहले लेक्चर्स में कि कौन कौन से हैं? कोई इनके ऊपर बात हुई सरोज थोड़ी सी पहले? नहीं, आई बिलीव के हो चुकी है। डॉक्टर आयशा ने जो फिलॉसफी का मॉड्यूल पढ़ाया है उसमें ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स की बात हुई। ठीक है, मैं ब्रीफली टच फिर भी करना चाहता हूं उनको, ताकि वो थोड़ा सा मैं उसको रिलेट करूं इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ। थैंक यू। तो उसके अंदर एक आप लोगों ने चूंकि पढ़ा है रिस्पेक्ट फॉर पर्संस, ये नंबर 1 प्रिंसिपल है। नंबर 2 क्या है? बेनिफिसेंस। अच्छा, अब इसको बेनिफिसेंस भी कहते हैं और इसी के साथ हम नॉन मेलेफिसेंस को भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं चूंकि दोनों का तकरीबन फंक्शन नो हार्म फॉर पेशेंट है, तो इसीलिए उसको हम बेनिफिसेंस की बात करेंगे। और थर्ड में जस्टिस है कि जस्टिस जो है वो क्या है। तो 3 कोर बेलमोंट रिपोर्ट में आइडेंटिफाई किए गए एथिकल प्रिंसिपल्स, और इनको हम क्विकली देख लेते हैं कि वो क्या बात करते हैं, किस तरीके से वो डिफाइन करते हैं एथिक्स को। तो रिस्पेक्ट फॉर पर्सन ये है कि द ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिविजुअल मस्ट बी एक्नॉलेज्ड एंड रिस्पेक्टेड। इसमें भी देखें कि पहली बात उन्होंने इन्फॉर्म्ड कंसेंट के हवाले से की, उसके ऊपर फोकस था रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन का। फिर पार्टिसिपेशन इज वॉलंटरी, ability to decide to participate in research and to withdraw at any time without coercion or undue influence from the others। तो आपका जो पार्टिसिपेशन है उसको वॉलंटरी होना चाहिए, जो पार्टिसिपेंट्स हैं और रिसर्च के क्लिनिकल ट्रायल के, उनके पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि वो किसी भी टाइम पे विदड्रॉ करें और किसी भी अनड्यू इन्फ्लुएंस के बगैर वो साइन अप करें। तो बेसिकली ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट है। इंडिविजुअल विद लिमिटेड ऑटोनॉमी मस्ट रिसीव एडिशनल प्रोटेक्शंस, यानी कि ऐसे लोग जो कि जिनकी लिमिटेड कैपेसिटी है, और ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आई डोंट नो सरोज, इसके ऊपर आप लोग शायद कहीं और कवर करेंगे तो, या किसी और मॉड्यूल में मेरे ख्याल में, जहाँ पे पीपल विद लिमिटेड कैपेसिटी जो है, जो जिनके लिए उनके बिहाफ पे जो उनके गार्डियंस हैं, उनके फैमिली मेम्बर हैं, जो उनके बिहाफ पे डिसीजंस करते हैं, तो आई थिंक ये कवर होगा शायद किसी और मॉड्यूल में। तो मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाईलाइट करना ये जरूरी है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो इस सब्सिक्वेंट ग्रुप के हवाले से है, जिनकी लिमिटेड कैपेसिटी, लिमिटेड एबिलिटी है डिसीजन मेकिंग की, वो एक इंटायरली डिफरेंट तरीके से आपको उसको देखना होता है। अच्छा, सेकंड वाला है, उससे पहले फर्स्ट में इसका कोई क्वेश्चन है किसी का? चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सॉरी, नो सर, नो। अच्छा आगे बढ़ते हैं। रिसर्चर्स नंबर 2 इज बेनिफिसेंस। मैंने ये कहा कि डू नो हार्म, तो बेसिकली ये बात बेनिफिसेंस यही करता है कि दे डू नो हार्म टू द पेशेंट्स।
use procedures that are least risky, and risks include physical, psychological, legal, social and economic harms. Consent, again, ये यहाँ beneficence में भी बात हुई कि consent documents जो आपके हैं for research, clinical trial, always include information about the risks and benefit. बहुत की important बात उन्होंने इसमें ये की थी कि अगर आपके रिस्क जो हैं बहुत ज्यादा हैं किसी स्टडी के, तो डोंट अंडर प्ले दम, यू हैव टू बी फैक्चुअल कि रिस्क आपके बहुत ज्यादा हैं, आप उनको कह रहे हैं कि देयर इज नो रिस्क, दिस इज अनएथिकल। अगर आपके बेनिफिट्स जो हैं वो बहुत कम हैं और आप उनको अपने पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स को यू आर टेलिंग देम दैट देयर आर यू आर ओवरस्टेटिंग योर बेनिफिट्स, सो दिस इज आल्सो नॉट राइट। तो बेसिकली अगेन इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात की। थर्ड इज जस्टिस, ट्रीट इंडिविजुअल्स फेयरली, बेसिकली एक्विटी की बात है, और उसमें पार्टिसिपेंट जो हैं उनको आपने उनके सोशल स्टेटस के हिसाब से किसी भी किसी भी हवाले से किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, उनको एक्विटेबली ट्रीट करना है रिगार्डलेस ऑफ देयर व्हाटएवर ग्रुप दे बिलोंग टू। और उसमें इंश्योर करें कि तमाम लोगों को जो आपके पार्टिसिपेंट हैं कि दे आर फ्री टू लीव any time during any of the studies, clinical trials, regardless of any fear। ठीक है जी, तो ये 3 बेसिक उसके कोर प्रिंसिपल्स थे। हम यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि कोई क्वेश्चन किसी भी उन 3 कोर प्रिंसिपल्स के हवाले से या इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट्स के हवाले से। कुछ और आगे बढ़ते हैं। तो इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, व्हाट वी मस्ट नो। तो informed consent is often misinterpreted as merely obtaining an individual signature on a form or a yes or no response in a verbal consent process, right? Especially in verbal consent process, I believe. ये नहीं है. As a researcher, we must understand it's not only yes and no. It is your client, your participant, your patient, your subject. They should formally understand and sign the informed consent where possible. जहाँ पे verbal है, of course, if it is approved through the ethical boards. Actually, it is the process of education and decision making that begins with the very first contact with the potential study subject. So during recruitment, तो हमारा informed consent का process, एक चीज हमें as a researcher understand करनी है कि informed consent का जो process है just start right at the time of when we are recruiting the potential participants, और फिर वो continue करता है throughout the studies or throughout the clinical trial or towards the until the end, right? तो ये उसका यहाँ पे हम जी फरा आप क्वेश्चन पूछिए। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब एक पेशेंट वंस अ पेशेंट इज गेटिंग रजिस्टर्ड विद यू, राइट, हमारी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा आ रहा होता है कि इन्फॉर्म्ड वर्बल कंसेंट हैज बीन टेकन, हाउ मच इट इज वर्थफुल और इट इज एप्लीकेबल, या हम इसको कुछ फर्दर कोई इसके ऊपर कोई रूल्स हैं टू रिव्यू इट? क्योंकि आप तो उसको वर्बल पेशेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन आपका उधर तो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा आ रहा होता है ना एज ए हेडिंग कि इन्फॉर्म वर्बल कॉन्सेंट हैज बीन टेकन, उस पे तो आपका कोई प्रूव एज सच नहीं होता। काइंडली इस पे थोड़ा सा मुझे डील बताइएगा। अच्छा, पाकिस्तान के लॉज के हवाले से तो थोड़ा सा आप लोग ही मुझे हेल्प आउट करें। आई हैव बीन अवे जनरली यू जस्ट गाइड अस। जनरली मैं उसके ऊपर बात करता हूँ, लेकिन मैं अगर कोई पाकिस्तान के लॉज के हवाले से बात करना चाहे पहले। volunteer, sorry, the answer to this. Hannah here. Can I volunteer? Yeah, sure, please go ahead. Farah, because I'm a surgeon, I do take a lot of consents. There is a generic form that is available, जिस पे ये लिखा हुआ होता है कि the whole procedure has been explained, the complications, the risks, and what not has been explained. जो एक generic form होता है, लेकिन it is very important to document according to the specific case that you are dealing with. So I don't think it's enough that saying verbal consent has been taken. There has to be some other documentation somewhere that explains the risks, the complications that may happen, and the procedure that is being done. Matlab, being a surgeon, that is what we do, because our procedures are different. I don't know how it applies to physiotherapy. Maybe there are generic forms for different kinds of physiotherapies, so I'm not entirely sure about that. लेकिन हमारे इतने सारे procedures होते हैं कि उसमें generic form सबके लिए अलग-अलग नहीं बन सकता. So there's just one form that is very generic that says that the consent for the specific procedure has been taken.
along with explaining the risks and complications. But there has to be a separate documentation that explains these risks and complications, that अगर सिर्फ उनको सिर्फ like kind of सिर्फ bullet points में भी डाल दें कि ये explain कर दिया गया है, it doesn't have to be a whole conversation that is documented, but it has to be explained. जी सरोज, आप कुछ कहना चाह रही? हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए एक जो चीज़ है ना वो तो ये कि आप लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस को रिसर्च से प्लीज ना मिक्स करें, ठीक है ना। सो इसलिए मैंने कहा था कि अभी जो आप लोगों की क्लिनिकल प्रैक्टिस है, ऑब्वियसली प्रोसीजर्स हैं सर्जरी के, उनके लिए कंसेंट लिया जाता है डेफिनेटली, वो भी हम सारी चीज़ें उसमें क्लिनिकल एथिक्स में डिस्कस करेंगे। रिसर्च का जो होता है, जैसे फैसल कह रहे हैं कि इट हैज़ टू बी अ वेरी फॉर्मल वे, और इवन हमारे यहाँ भी, हमारे सारे इंस्टीट्यूट में, आई एम श्योर है ना आप लोगों के पास भी, जैसे IRB में जब जाते हैं तो आप लोग प्रॉपर कंसेंट फॉर्म अगर रिसर्च जो होती है उसका बना के भेजते हैं, या जब आप लोग IRB में बैठे थे तो वहाँ पे आते हैं बने हुए। जब रिसर्च का होता है तो स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम, और वो अभी नेक्स्ट सेशन में डॉक्टर मुस्तफ़ा बताएंगे कि व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट एंड डिफरेंट, कि जब स्पेशली क्लिनिशियंस रिसर्च कर रहे हैं पेशेंट्स के साथ तो हाउ इज दैट इम्पोर्टेंट एंड डिफरेंट। लेकिन जब वो रिसर्च का प्रोसेस होता है तो उसमें बहुत फॉर्मल और एक पूरा वेल डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है, और उसके आखिर में थोड़ा सा लिखा हुआ होता है कई लोगों के कंसेंट में कि जी मुझे बता दिया गया इन सब चीज़ों के बारे में, बट उस पेपर के ऊपर शुरू से आखिर तक पर्पस ऑफ स्टडी और सारी चीज़ें, वो शायद अभी फैसल जिक्र भी करेंगे कि वो एक एक चीज़ उसके बेनिफिट्स, रिस्क, सब चीज़ें आखिर शुरू से आखिर तक आसान अल्फाज में उनके लिए बताई गई होती हैं, और वो एक डॉक्यूमेंट होता है फॉर रिसर्च जो पार्टिसिपेंट को भी दिया जाता है और वो साइन करते हैं, या अगर वर्बल कंसेंट लेना हो या जो भी, लेकिन एक वो फॉर्मल होता है जो प्रॉबेबली क्लिनिकल प्रैक्टिस में, क्योंकि हर प्रोसीजर डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि रिसर्च में एक रिसर्च जब शुरू हुई है तो वो सब रिसर्च पार्टिसिपेंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उन सब के लिए वो एक सिमिलर और मोर और लेस सिमिलर होता है डिपेंडिंग ऑन। Yes, Dr. Sarosh, I agree with you, but that I totally agree कि research में तो definitely हम इस तरह से करते हैं, clinical practice में भी definitely जो हाना ने भी बताया है कि जिस तरह से हमारी procedures different होते हैं उसके according हम consent लेते हैं। लेकिन मेरा ये just for my understanding ये एक query थी जो मैं इसको देखती हूँ कि आप जब पहले ही उसको पार्ट बना दें किसी चीज का कि verbal consent for examination and treatment was obtained, is it worthful या हमें इसके लिए कुछ जेनेरिक फॉर्म फिल करना चाहिए सिस्टम में फॉर ईच पेशेंट? क्या ऐसा प्रैक्टिस क्लिनिकल प्रैक्टिस छोड़ दें अभी इस वक्त, ठीक है, अभी हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिसर्च में एक प्रॉपर फॉर्म होता है हर रिसर्च पार्टिसिपेंट से, आइदर आपने वर्बल भी लेना हो तो आपके पास रिटन में होता है जो आपने सारे पॉइंट्स उनको बताने हैं, और अगर रिटन कंसेंट लेना है तो उस फॉर्म पे एक एक चीज लिखी हुई होती है जो अभी सारा फैसल बताएंगे, और फिर उनसे दस्तखत किया जाता है या अंगूठा लगवाया जाता है या उनकी जो भी सरोगेट है उनसे लिया जाता है, ठीक है। क्लिनिकल प्रैक्टिस को फिलहाल अभी छोड़ दें, ठीक। चले, थैंक यू। मैं भी अच्छा किया आपने ये कि हमें सोच आपने ट्रैक पे रखा, थैंक यू फॉर दैट, वरना मैं भी इसका अपने एक्सपीरियंस में जवाब देने वाला था, लेकिन आई थिंक वी विल फोकस ऑन रिसर्च। और आगे बढ़ते हैं इस हवाले से, तो क्विक एक नॉलेज क्विज, क्विकली बताएं कौन से 3 प्रिंसिपल्स थे जो बेलमंट रिपोर्ट में अभी हमने बात की। 3 key principles कौन से? Autonomy of the patient, beneficence and justice. Yes, absolutely. कोई और Respect बताना for चाहे? person, जी, beneficence and justice. कोई बताएगा रिस्पेक्ट फॉर पर्सन में इन्फॉर्म कंसेंट की क्विक क्या बात की हमने? बेनिफिसेंस में, जस्टिस में, इनमें ओवरऑल हमने इन्फॉर्म्ड कंसेंट की क्या बात की? चलिए यूं बता दो। कोई वॉलंटियर? चले मैंने तो बता दिया है, लेकिन हम यही है कि हमने उसमें यही बात की थी कि कोर प्रिंसिपल्स जो हैं इनमें काफ़ी स्ट्रेस दिया गया है कि इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रिसर्च स्टडी से टुवर्ड्स द एंड तक होनी चाहिए। ठीक है जी, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इन्फॉर्म कंसेंट बिगिन विद द रिक्रूटमेंट। अभी मैंने जैसे बात की
कि मैंने आप लोगों को बताया कि इन्फॉर्म कंसेंट जो है दैट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, एट द टाइम जब हम रिसर्च शुरू करते हैं, एट द टाइम व्हेन वी स्टार्ट द रिसर्च, व्हेन वी स्टार्ट टू रिक्रूट द पार्टिसिपेंट, वहां से ही कंसेंट जो है उसको इन फॉर्मल तरीके में शुरू हो जाना चाहिए। अब मैं आपको एक स्टेप बैक लेके जाता हूँ, वो वहीं से शुरू हो जाती है जब आप स्टडी शुरू करने से पहले, जैसे अभी सरोज ने बताया, जब हम अपना प्रपोजल या फॉर्म्स लेके रिसर्च एथिक्स बोर्ड्स के पास या IRBs के पास जाते हैं और उस स्पेसिफिक रिसर्च स्टडी या क्लिनिकल ट्रायल का अप्रूवल लेते हैं, तो उसमें जैसे हम फॉर्मेट्स होते हैं, अच्छा फॉर्मेट्स इंग्लिश में भी होते हैं, अमूमन IRBs के साथ इंग्लिश में होते हैं, लेकिन जो स्टडी के आपके पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसके हिसाब से आप लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट करते हैं। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट उर्दू में भी हो सकता है, वो लोकल रीजन लैंग्वेजेस में भी हो सकता है, उसको ट्रांसलेट करते हैं ताकि वो उसको रीड करके पढ़ के इजीली बताया जा सके। कई जगहों पे उसके फिर मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो ये एज अ रिसर्चर आपको जहन में रखना है कि राइट फ्रॉम द गेट गो इन्फॉर्म कंसेंट का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। while initial, अब मैंने यहीं पे वही बात जो मैंने अभी बताई मैं वो पढ़ देता हूँ quickly. While initial information shared with potential subjects will be briefer than what is contained in the informed consent document, care should be taken during initial contacts to provide only accurate information which is consistent with the study procedures and informed consent documents. तो यहाँ एक और चीज़ बल्कि important है बहुत ज़्यादा कि हमें केयर शुरू में जब हम पेशेंट को या रिक्रूट जब कर रहे होते हैं अपने पार्टिसिपेंट, तो उनको हम ब्रीफ इंफॉर्मेशन देते हैं। जारी बात है इनिशियली जब हम उनको इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो कंप्लीट इन्फॉर्म कंसेंट उस टाइम नहीं साइन करा रहे होते, जब इंट्रोडक्शन करा रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्म कंसेंट है या इन्फॉर्मेशन है प्रॉपर, ये सेटिंग के हिसाब से भी वेरी करती है। इट वुड वेरी लाइक व्हेन यू आर रिक्रूटिंग इन अ ग्रुप, स्पेशली अगर कोई आपने मीटिंग की है, आप ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट से बात करें, किसी स्टूडेंट्स के साथ की रिसर्च है, क्लासरूम में आप गए हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर दैट देयर इज अ वे that the subjects or the participants raise question, there's a way that they are in agreement, there is a way that they would come forward and talk to you. Be sure that to notify that there is an option. इस तरह की ग्रुप सेटिंग में ये भी आप करते हैं कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ के आते हैं, बाद में बताते हैं कि वो पार्टिसिपेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन दी है, बाद में वो आपसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एज अ रिसर्चर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन चीज़ों को इन्फॉर्म करना और इंश्योर करना। As a study and clinical trial team, we must note that for those individuals who decide to participate, the informed consent process continues throughout the study. बार बार मैं यही बात कर रहा हूँ, it is entirely up to them whether they participate or not. They should know, research participants, कि किसी भी टाइम वो निकल सकते हैं, they are free to skip. अच्छा, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिससे वो अनकंफर्टेबल होते हैं, कई दफा हो सकते हैं रादर, तो उनको ये आप इंश्योर करें इंटरव्यू शुरू होने से पहले, स्टडी को शुरू होने से पहले, कि they can exit any time, even if it is the clinical trial, they are free to leave any time if they are not comfortable at all. तो ये इन्फॉर्म कंसेंट के अंदर की चीज़ें एज अ रिसर्चर हमने ख्याल रखना होता है। तो इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसेस के बारे में फर्दर बात करते हैं कि पीपल अप्रोच वॉलंटियरिंग फॉर अ स्टडी विद preconceived ideas and life issues that may impede true informed consent. It is the research team responsibility to identify and address these issues as part of the informed consent process. यानी कि लोग कई दफ़ा अपनी तरफ से अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि हमने स्टडी में ये बात होगी, उसका आउटकम ये होगा, लेकिन हमें उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है ग्रुप को। कुछ आपको ऐसे पार्टिसिपेंट मिलेंगे जो ये कहेंगे कि गिव मी द फॉर्म, आई विल जस्ट साइन इट, लेकिन एज अ रिसर्चर हम अपनी गुड क्लिनिक रिसर्च प्रैक्टिसेस में ये कहेंगे कि प्रॉब्ली ये हम अप्रोच नहीं यूज़ करेंगे, हम उन लोगों को कोशिश करेंगे कि वी वांट टू लेट देम नो उस स्टडी के बारे में कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन, हार्म्स एंड बेनिफिट्स, सो दैट दे कैन रिव्यू इट और वो अपनी मर्जी से फ्री विल से जो है वो उसको साइन करें, जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ साइनिंग और नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैंने साइन कर दिया तो मेरा कोलीग भी साइन कर देगा कि इसने कर दिया तो मैं भी करता हूँ। लेकिन एज अ रिसर्चर यू नीड टू मेक श्योर कि ये चीज़ें जो हैं वो इंश्योर हो, ठीक है जी। अच्छा, गोल्स क्या होते हैं आपके एज अ रिसर्चर?
इन्फॉर्म्ड कंसेंट के प्रोसेस को जब हम थरली प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके क्या गोल्स होते हैं हमारे, कि हम एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप और ओपन डायलॉग होता है ये हम क्रिएट कर लेते हैं। मतलब this is the advantage of being very transparent, being very open with the participant, that you are actually creating a relationship and an open dialogue, right? So an understanding of the sense of the study so that participants can make a truly informed, autonomous decision about whether to participate or not. Again, it's they need to be willingly coming into that research study or a client or a clinical trial. ठीक है, आप यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन और कमेंट? I have a question. जी. If you go back 2 slides, एक जगह आपने लिखा था कि the participant can choose to नहीं, इससे पहले वाला the participant can choose to drop a few questions if need. Yeah, skip a few questions. Yeah. This is during an interview. What if the study itself is based on like these questions or what? Does this also mean that they can partly take part? Partly volunteer for the study and not do a few things in the study or something like that? Will that not affect the study? That I'm thinking as a researcher, if I'm studying, let's say a treatment, are they allowed to pick and choose parts of the treatment? Probably a part of the treatment, yes, देखिए ना, आप part वो entirely अगर आप specifically research की बात करते हैं तो yes, it is their right to skip the question. It is their right to entirely skip the whole questionnaire. It is their right to entirely skip the whole research, right? And in terms of the treatment, yes, they can deny it. So as per our approved proposal, this is something that we would ensure that participants have the right to do that. All right, so that means that if these people are creating, I'm saying patients because I'll be dealing, let's say if I'm dealing with patients or whatever, my sample, if that sample, the one that decides to pick and choose, is creating a bias in my study, then I decide to exclude them from the study by skipping parts of the research, by skipping parts of the treatment. Let's say if it's that, if it's causing bias, then it's entirely up to me to not include them into the study, that is. But it should not be, it should be voluntary, you're saying, to it should be allowed to for them. Entirely, देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ. How it works is that, और बार बार मैं जो स्ट्रेस दे रहा हूँ कि शुरू से कि the process, the informed consent should be explained thoroughly to the participants or to the patients right from the get-go, right? तो शुरू से आपने एक्सप्लेन किया, उनको मल्टीपल टाइम एक्सप्लेन किया, उनकी बाय एंड इंश्योर की. तो अगर आपने वो प्रोसेसेस अपने फॉलो किए हैं, इफ इट इज़ अप्रूव थ्रू IRB एटसेट्रा, अगर नहीं भी हुआ प्रोसेस और आपकी इंटरनल स्टडीज भी हैं, आप रिव्यू बोर्ड के पास नहीं गए हैं, स्टिल यू आर इंश्योरिंग के वॉलंटरी पार्टिसिपेशन है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट और एग्रीमेंट है, और मल्टीपल जगह पे इंश्योर हो चुका है, तो आई थिंक देयर बहुत ये कम चांस होगा कि देयर विल बी पीपल बैकिंग आउट ऑफ देयर कमिटमेंट्स, राइट, और सेइंग कि हम ये ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते या ये हम सिलेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर नहीं करना चाहते. तो उसमें थोड़े से लोग होंगे. दैट सेड, आप जो क्राइटेरिया की आप सेकंड पार्ट पे जाते हैं आपके क्वेश्चन के, जिसमें आप जब एज अ रिसर्चर डिज़ाइन करते हैं या जब अपना फॉर्म बनाते हैं कॉन्सेंट का, तो उसमें आप एक क्राइटेरिया सेट करते हैं कि कर सकते हैं और करते भी हैं और कर भी सकते हैं कि जी अगर मेरे क्वेश्चंस 10 हैं या मैंने 10 क्वेश्चंस हैं, उसमें से कोई पार्टिसिपेंट मुझे 5 से कम आंसर देता है या स्किप कर देता, तो दे विल बी ट्रीटेड एज एन आउटलायर और उनको हम अपनी मेन रिसर्च फाइंडिंग में या स्ट्रेटजीज में हम कंसिडर नहीं करेंगे. स्टैटिस्टिकल टर्म में आप में से जिन लोगों ने बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, उसमें आपको पता है कि कैसे आउटलायर्स को ऑटोमेटिकली आउटलायर्स जो हैं वो आपके डेटा में शामिल नहीं होते और वो उसमें से निकल जाते. तो आई होप आई एम एबल टू अंडरस्टैंड. जी, आई अंडरस्टैंड. थैंक यू. जी, any other comment or question? जी, गोल्स हमने पे बात कर ली थी. अच्छा, यही अभी बात चूंकि हम यही बात कर रहे हैं तो हम उस पर भी आ जाते हैं कि टिप्स क्या हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट के.
यही मैं टिप्स पहले से दे रहा हूँ। बेसिकली वो टिप्स ही हैं कि एज अ रिसर्चर आपको किन चीज़ों को, एथिकल चीज़ों को इंश्योर करना होता है, स्पेशली हम इन्फॉर्म कंसेंट की यहाँ पे बात करें। अगर आप द डिस्कशन शुड टेक प्लेस इन अ क्वाइट प्राइवेट लोकेशन, और ये स्पेसिफिकली बड़े ग्रुप के साथ, इंडिविजुअल के साथ, इंडिविजुअल से तो आप अलग से बात कर रहे थे, हम बड़े ग्रुप के साथ आपको इंश्योर करना होता है कि आप इंडिविजुअली भी अगर बात कर सकें या ऐसे इन्वायरमेंट सेटिंग में बात करें कि जो प्राइवेसी इंश्योर हो। और जो इन्फॉर्म कंसेंट है वो अगर फ़ोन के साथ आप फ़ोन पे ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपका पहले से ही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सेट होने चाहिए कि फ़ोन के ऊपर कैसे आपकी जो प्रोसीजर है वो वर्क करेगा। और इट्स और वही बात कि इफ़ इट इज़ अ गुड टाइम फॉर देम टू टॉक, इफ़ देयर इज़ एन एप्रोप्रिएट लोकेशन, उनके आसपास कोई है कि नहीं है, प्राइवेसी को इंश्योर करेंगे। सम पार्टिसिपेंट जो हैं आपके ग्रुप में स्पेशली जब आप फोकस ग्रुप कर रहे हो, कुछ तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा शाय हैं, लोगों के सामने वो डम्ब अपीयर नहीं होना चाहते, तो दे डोंट मेक अ कमेंट। ये ग्रुप सेटिंग्स में हर जगह यही होता है। तो आपका एज अ रिसर्चर काम है कि आप इंश्योर करें। जब हम रिसर्च स्टडीज़ कोई भी कर रहे होते हैं उसमें हम जब जैसे आप लोग क्वालिटेटिव डेटा की बात कर रहे थे, क्वांटिटेटिव डेटा की बात कर रहे थे, स्पेशली क्वालिटेटिव रिसर्च जब होती है तो उसमें फोकस ग्रुप डिस्कशंस भी काफ़ी सारी होती हैं पार्टिसिपेंट्स के जो हम कर रहे होते हैं, उसमें आप इंश्योर करें कि पूरा ग्रुप में लोग जो हैं वो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक उसके हवाले से टिप है। अच्छा, अवॉइड पैसिव एक्सेप्टेंस व्हेन अ पोटेंशियल पार्टिसिपेंट स्टेट दैट दे हैव नो क्वेश्चंस। तो आपका काम है एज अ रिसर्चर कि आप प्रोब करें, उनसे पूछें और वो इंश्योर करें कि वो दे आर फुली अंडरस्टैंडिंग, और इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस और नहीं है रिपीट करते रहें, उनको इनकरेज करें ताकि वो पार्टिसिपेट करें और थिंक आउट ऑफ अ बॉक्स, ऐसे सॉल्यूशंस निकालें कि आप अपने पार्टिसिपेंट्स को एंगेज करें। अभी यही हम बात कर रहे थे कि जितना ज़्यादा आप शुरू में जैसे कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, जितनी आप टाइम प्लानिंग पे स्पेंड करते हैं, बाद में यू रीप द बेनिफिट्स। सिमिलर हियर, if you spend more time on addressing the issue, the informed consent process, you will benefit towards the end कि उसमें आपकी participation ensure होगी। मजीद हम टिप्स के ऊपर कंटिन्यू करते हैं कि if a potential participant seems stressed or anxious, it is will likely be hard for them to assimilate the informed consent information. तो as a clinician, as a researcher, आप उसको समझते हैं, आप समझ जाते हैं कि आपका जो पार्टिसिपेंट है या आपका पेशेंट जो है वो स्ट्रेस्ड है, तो उसको एंजाइटी को दूर करें और उसको सिंपल टर्म्स में, लोकल लैंग्वेज में इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसेस को समझाएं। आप एज अ रिसर्चर थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन आप ये देखें कि आप उनको कहें कि ठीक है, वी कैन रीस्केड्यूल आवर डिस्कशन, मे बी वी कैन मीट अप लेटर। If the individual wishes to go ahead, slow things down by going point by point, encourage input from them and or summarize the responses। ठीक है, तो उनको आप स्लो बता सकते हैं, आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, चीज़ों को समराइज कर सकते हैं। बेसिकली उनको इनकरेज करना है कि ताकि वो पार्टिसिपेट करें, इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करें और क्वेश्चन पूछें। तो ये जनाब इन्फॉर्म कंसेंट के कुछ टिप्स थे। यहाँ एक छोटा सा क्विज कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये कोई आप में से पढ़े और बताए कि ये ट्रू है या फॉल्स है। Informed consent is an ongoing process that starts at the recruitment and continues until the end of study participation. Is it true or false, Junaid? It's true. True. Yeah, absolutely. जी आमिना, आप कुछ बात करना चाहें? जी प्लीज गो अहेड। आप म्यूटेड हैं आमिना, if you're talking. जी सॉरी, आप अनम्यूट नहीं है अभी भी आमिना, या बाद में पूछ लीजिएगा फिर क्वेश्चन, हम आगे बढ़ते हैं। जी, स्टडी मटेरियल्स के हवाले से हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन एक चीज़ आपने इंश्योर करनी है कि टीम मेंबर्स, एज अ टीम मेंबर ऑफ रिसर्च स्टडी और अ क्लिनिकल ट्रायल, आपने ये इंश्योर करना है कि दी documentation that you're using, like flyers, script जो आप
स्क्रिप्ट भी लिखते हैं फ़ोन के लिए। आमतौर पे ये IRB को जो प्रेजेंट होता है उसको भी बताया जाता है कि ये फ़ोन इंटरव्यूज़ हैं और हम ये स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, फोकस ग्रुप है, ये क्वेश्चंस यूज़ कर रहे हैं, ये इंटरव्यू के कॉन्सेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें आमतौर पे 1 to 2 पेजर कॉन्सेंट डॉक्यूमेंट या क्वेश्चन ये बनाया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों का इंश्योर करें कि ये वो डॉक्यूमेंट्स हम यूज़ करें या हमारी टीम तमाम के पास वो डॉक्यूमेंट है जो IRB से हमने अप्रूव किए हैं और हमारा करंट मटेरियल है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ताकि हमें बाद में कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो। जी, यहाँ पे मैं दोबारा रुकता हूँ और फिर पूछता हूँ आपसे आमना से कि यू वर रेजिंग योर हैंड, अभी तक आपने अनम्यूट कर लिया अगर अपने आप को, तो क्वेश्चन आप पूछ रही थी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमारे इन्फॉर्म कंसेंट के वाले से कॉन्फिडेंशियली जो है, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इस पे पहले बात कर चुके हैं। ये और कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी के बारे में मेरे ख्याल में अगले लेक्चर में भी आप बात करेंगे। मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ कि ये इंश्योर करना हमारे लिए इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी के कॉन्सेंट डॉक्यूमेंट्स जो हमारे हैं वो हमने एक्सप्लेन करना है। वी आर एक्सप्लेनिंग द पार्टिसिपेंट्स, द पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स, द स्टडी पार्टिसिपेंट्स, द और आवर पेशेंट्स और द पार्टिसिपेंट ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल के जी आपका जो डेटा कलेक्ट हो रहा है उसके लिए वी आर इंश्योरिंग प्राइवेसी, वी आर इंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। ये रिसर्च टीम के साथ शेयर होगा। अच्छा, जब आप बनाते हैं IRB के लिए डॉक्यूमेंट, उसमें डेटा कलेक्शन के हवाले से भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा, दिस इज डिस्कशन फॉर अनदर टाइम। उसके अंदर आपके ये प्रोटोकॉल्स भी होते हैं कि डेटा स्टोरेज कब तक होगी। 5 years के बाद हम वो डेटा डिस्ट्रॉय कर देंगे, 7 years के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, 5 years जो अब तक डेटा हमारे पास है वो कहाँ स्टोर होगा। ये तमाम चीज़ें आपको उनको इन्फॉर्म कंसेंट में एक्सप्लेन कर दें तो बहुत मुनासिब है। अच्छा, familiarize yourself with the study consent documents and study team data security plan। यही बात जो मैं अभी बता रहा था कि सिक्योरिटी प्लान क्या है। मैंने क्वेश्चनियर, इन्फॉर्म क्वेश्चनियर भरवा लिए, मैंने आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले ली, तो मैं कहाँ उसको स्टोर करूँगा, किस जगह पे वो डॉक्टर सरोज की कैबिन नंबर 2 में 5 सेल के लिए हम बंद कर देंगे अलमारी में। ठीक है, एक मैं बात कर रहा हूँ, इफ इट इज अ पेपर, राइट, if it is if it is not in hard copy, if it is soft copy, it would be stored in the D drive on Dr. Sorosh computer, password protected document, right? So ये आपने प्लान बनाना होता है वैसे as a part of submission of document to the IRB भी as well, लेकिन आप अपने तौर पे भी इन चीज़ों को इंश्योर करते हैं कि ये स्टैंडर्ड्स जो हैं हमारे डे टू डे में अप्लाई हों। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह और प्राइवेसी का भी उनको ज़रूर इन्फॉर्म करना है। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारी बात हुई और मेरा जो लेक्चर था इन्फॉर्म कंसेंट का यहाँ तक है। अब ओपन कर देते हैं क्वेश्चंस। हमने इन बिटवीन भी पूछे कोई एडिशनल कमेंट्स और क्वेश्चंस। No, thank you. Thank you so much. Thank you, Dr. जी, डॉक्टर सरोज आपकी तरफ अगर आप उसको क्लोजर करना चाहें। थैंक यू सो मच फैसल, आपने सारी चीज़ें बड़े अच्छे से डिस्कस कर दी हैं। आई थिंक